आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने बात किया था फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन। इसके बाद हम बात करेंगे आज कार्बोनाइन के बारे में। तो कार्बोनाइन क्या होते हैं, कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में पहले हम बात करें। तो देखो, सबसे पहले अगर हम मान लो कार्बन के साथ कोई ग्रुप को ऐड करा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है ना कि कार्बन जो होते हैं इस ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इस केस में ग्रुप कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इस कार्बन के साथ अटैच होता है। तो कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो क्या करेगा इस केस में, कार्बन इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, अपनी ओर खींचेगा, है ना। इस वजह से इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएंगे, तो इस कार्बन पे चार्ज आ जाएंगे नेगेटिव और इस ग्रुप पे प्लस आ जाएंगे। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। तो इस केस में यहाँ कार्बन पे नेगेटिव आ गया है। अच्छा, तो ये जो फ्यूजन हुआ है आपका, ये फ्यूजन भी आपका कहलाते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। मैं क्लियर कर दूं एक चीज कि अगर होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक के बारे में बात करें, होमोलाइटिक का मतलब होता है बराबरी का बंटवारा। जब बॉन्ड अगर टूटेगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएंगे। जैसे मान लो ये चीज है, ठीक है, मान लो ये बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये बॉन्ड टूटा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट हो जाएंगे तो ऐसे फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। अगर चार्ज आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उस केस में वैसे फ्यूजन क्या कहलाते हैं, आपके क्या कहलाते हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखना चाहे तो कह सकते हैं कि कार्बोनाइन जो फॉर्म हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, जिसमें कार्बन क्या किया, इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर लिया, अपनी ओर क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहला पॉइंट हम लोग कि फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, है ना। कब, व्हेन कार्बन जो है क्या करता है, पुल्स आउट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझ में आया है, ये सीधी बात है। कार्बोनाइन कौन से फ्यूजन से बनता है, तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनता है, जिसमें कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। पुल करने पे इस पे क्या चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। नहीं आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कार्बन जो है आपका, देखो इसके पास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। तो कंप्लीट है तो क्या करेगा, ये क्या कहेंगे इसको हम लोग, और देखो इसमें नेगेटिव पार्ट भी है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। तो अच्छा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, तो कह सकते हैं ना इसको कि ये कार्बन जो होते हैं, कार्बन आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट में हम लिखेंगे कार्बोनाइन इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो अगला पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज। कार्बोनाइन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज होते हैं। अगला पॉइंट में, अच्छा, कार्बोनाइन जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगले पॉइंट में कि कार्बोनाइन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं भाई, तो न्यूक्लियस प्लस फाइल, है ना। न्यूक्लियस प्लस फाइल, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज और फाइल मतलब क्या होते हैं, लविंग स्पेसीज। जो ऐसा स्पेसीज जो पॉजिटिव को क्या करता हो, चाहता हो, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देना चाहता हो, ऐसे स्पेसीज क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। अगला पॉइंट में, तो एक बात बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेविस बेस होंगे या लेविस एसिड होंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर में है ना, पेयर में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इस वजह से कार्बोनाइन जो होते हैं, कार्बोनाइन एक्ट एज अ लेविस बेस। लेविस बेस किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर में डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज नोन एज लेविस बेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में, अगले पॉइंट में अगर हम बात करें, अगला पॉइंट क्या हो सकता है बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है या अनपेयर्ड है। ऑब्वियसली इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो लिखेंगे यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं
उसका मैग्नेटिक नेचर क्या होती है, डायामैग्नेटिक। तो अगला पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पे 7 नंबर में डायामैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर। तो कार्बन आयन क्या होते हैं, उसके पास जो मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, डायामैग्नेटिक नेचर होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट 8वां पॉइंट में अगर हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल ओवरऑल कितना होंगे 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे sp3। तो अगला पॉइंट में लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जनरली, है ना, ठीक है। अगला पॉइंट में तो जिस कंपाउंड के sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसका शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ टेट्राहेड्रल नहीं होगा, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। जिसका ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है उसका बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 10 नंबर में लिखेंगे यहाँ पे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल होते हैं 107 डिग्री। आगे बात समझ में। चलिए इतना नोट कीजिए इसको पहले पॉज करके, उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो चलिए अब आते हैं हम लोग कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखें यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। देखो कार्बन आयन मतलब कार्बन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, नेगेटिव जैसे जैसे इंक्रीज करेगा यानी कि चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बताओ उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, घट जाएगी। इसको ऐसे समझो, मान लो इन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा जैसे समझो बैंक से लोन लेते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग लोन लेंगे, मान लो कि आज किसी से हमने मान लो 5 रुपया लिया किसी से, ठीक है। तो 5 रुपया क्या हो गया, मेरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर फिर से 10 रुपया ले लिया तो क्या होगा, टोटल 15 नेगेटिव। यानी कि जैसे जैसे हम किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, जैसे जैसे पैसे उधार ले रहे हैं, वैसे वैसे मेरे पे चार्ज बढ़ता जा रहा है। जब चार्ज बढ़ेगा तो आदमी घर में शांत बैठेगा या दौड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी वैसे वैसे घटती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें तो किस केस में ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, चार्ज जब बढ़ेगा तब या चार्ज जब घटेगा तब। तो ऑब्वियसली चार्ज जब जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे इस कंपाउंड की, इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो वैसे कौन से स्पेसीज है, कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। आपको बताया गया था कि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी। इसका मतलब उसके साथ अगर कोई प्लस आई ग्रुप जुड़ता था, ऐड होता था, तो उसकी स्टेबिलिटी को वो क्या करता था, बढ़ाता था। लेकिन यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो अब ये किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, अब क्या करेगा, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो देगा तो कौन ग्रुप इसके साथ ऐड होगा जो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि कौन ऐसा ग्रुप ऐड होगा इस कार्बन आयन के साथ जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सके। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है, देखना है, तो इसको क्या करो, डायरेक्टली अटैच कर दो किसके साथ, तो स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप इज अटैच्ड, है ना। डायरेक्टली अटैच कर दो किसके साथ, माइनस आई ग्रुप के साथ। जब माइनस आई ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच करेंगे तो इसका मतलब माइनस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कार्बन आयन के साथ कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो इस कंपाउंड की, इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर मान लो इसके साथ डायरेक्टली प्लस आई जोड़ दे तो कार्बन आयन नेगेटिव क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, है ना। इस वजह से चार्ज देखो बढ़ रहा है, चार्ज कोई भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी घटेगी। यानी कि चार्ज का बढ़ना अनस्टेबिलिटी का सिंबल है। तो अगर इसके साथ अगर हम कोई माइनस आई डायरेक्ट वे में ऐड करें तो इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर हम इसके साथ इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप इज अटैच्ड
तो इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इस केस में क्या करेगा, अगर ये हम डायरेक्ट प्लस आई इसके साथ अटैच करें डायरेक्ट वे में, तो इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ये घटा देगा। आ रही बात समझ में? इस वजह से यहाँ पे प्लस आई और माइनस आई का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, कि कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट को प्लस आई बढ़ाएगा, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट को प्लस आई क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। ठीक है, तो अगर एक बार और रिकॉल कर लें, फ्री रेडिकल हो और कार्बोकेटायन हो, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को प्लस आई ग्रुप क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और माइनस आई ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्योंकि माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अगर उसके साथ हम माइनस आई अटैच करें तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, वो घटा देगा। ठीक है, हम आगे सवाल करेंगे इस पे बहुत सारा। ठीक है, काफी क्लियर हो जाएगा इस पे। ठीक है, चलो नोट करो इसको फटाफट। अब आते हैं हम लोग प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। तभी से हम लोग बोल रहे हैं कि प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप, तो हम जान लें कि कौन कौन से प्लस आई ग्रुप के अंदर आते हैं और कौन कौन माइनस आई के ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्लस आई ग्रुप के बारे में। कौन कौन से प्लस आई ग्रुप हैं और उसके ऑर्डर क्या है, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनर होते हैं, है ना, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी इंटरमीडिएट को इलेक्ट्रॉन देगा, कौन फास्ट देगा, कौन जल्दी देगा, उसके लिए हम लोग कुछ ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसिस में आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग CH2 माइनस, है ना। इसके बाद NH माइनस, फिर O माइनस, फिर C डबल बॉन्ड O पे माइनस। इसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद आता है प्राइमरी ब्यूटाइल। इसके बाद नॉर्मल प्रोपाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, और लास्ट में आता है आपका ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ये आपके प्लस आई ग्रुप के ऑर्डर है। सबसे ज्यादा कौन, CH2 माइनस, उसके बाद NH माइनस, फिर OH माइनस, सॉरी O माइनस, फिर C डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर नॉर्मल ब्यूटाइल, उसके बाद नॉर्मल प्रोपाइल, फिर इथाइल और मिथाइल, और सबसे लास्ट में कौन है आपका ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ये आपका ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन है ना। ये सब प्लस आई ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, अब माइनस आई के बाद हम बात करें कौन कौन से माइनस आई ग्रुप हैं, कौन कौन से स्पेस से कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करता है ना। तो सबसे पहले आता है NH3+। उसके बाद आप चलो पहले इसके देख लो एक बार। ठीक है, NH3+। उसके बाद आता है NR3+। इसके बाद NH3+। इसके नीचे आता है ऑर्डर में नाइट्रो, साइनाइड, सल्फोनिक एसिड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लास्ट में अल्कोहल, ईथर, एमीन। इसके बाद इथाइन, इथीन, यानी कि sp वाला, और उसके बाद sp2 वाला। तो sp3 वाला कहाँ आता है सर, तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप में हम लोग बात करें, प्लस आई वाला में कि ऑल sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, कार्बन एटम, है ना, कार्बन एटम are belongs to plus I
ग्रुप जो भी होंगे, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, ये सब के सब क्या होते हैं आपके प्लस आई ग्रुप पे अटैच्ड होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप में सबसे ज्यादा कौन, NH3+, उसके बाद NR3+, उसके बाद NH3+, फिर नाइट्रो, फिर साइनाइड, फिर सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर अल्कोहल, ईथर, फिर एमीन, उसके बाद sp3 वाला, सॉरी sp वाला, उसके बाद sp2 वाला। देखो प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप याद करने में ही भलाई है, अगर याद नहीं करोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कंपेयर करने में अभी सबसे पहले, अभी पहला बात किया ना इंडक्टिव, इंडक्टिव को अगर अच्छे से हम लोग प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप अगर याद कर ले अच्छे से, तो आगे आने वाले सवाल यूं यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे, है ना। आगे हम बात करेंगे, ऐसा हम नहीं कर रहे कि सिर्फ इंडक्टिव से ही बन जाएगा, है ना। इंडक्टिव के बाद रेजोनेंस पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, एरोमेटिसिटी रहेगा, ठीक है। तो उन सभी को कवर करने के लिए भी स्टार्टिंग पीरियड में हम बात कर रहे हैं कि कम से कम ये प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप को अच्छे से याद कर लें। अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो एक बार देखते हो इसको अच्छे से। तो गाइस, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो शेयर करें ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिस स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।